हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एसपीसी। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एलसीआर सर्किट के बारे में पढ़ लिया था और एलसीआर का किस तरीके से क्या सिस्टम है सब कुछ हम लोग देख लिया। कैसे उसका इम्पीडेंस आएगा, कैसे फेज एंगल निकालेंगे और किस तरीके से वहां पे रेजोनेंस की कंडीशन काम कर रही थी। अब हम लोग आ गए हैं कि हम लोग को पढ़ना है एवरेज पावर कंजम्पशन किसी एसी सर्किट में कितना होता है, उसकी बात हम लोग करने जा रहे हैं। और हम लोग का जो हेडिंग है वो क्या है? एवरेज पावर कंजम्पशन इन एन एसी सर्किट। ध्यान से देखो, एकदम विधिवत। कई बुक्स में तुमको ये बिना किसी इंटीग्रेशन के सॉल्व किए मिलेगा, लेकिन हम लोग बिना इंटीग्रेशन के सॉल्व इसको नहीं करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है। बात आई कि एवरेज पावर कंजम्पशन निकालना है, तो एवरेज पावर, पावर क्या होता है यार? पावर तो तुमने पढ़ा था W/T होता, बोलो ना। और इंस्टेंटेनियस पावर की बात करेंगे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो dW/dt हो जाएगा। और यहीं से अगर इसको नचाक फेंकें तो dW बराबर क्या हो जाएगा, बोलो? P/dt। और इंटीग्रल इंटीग्रल ले लें अगर, तो काम सेट होगा। ठीक है, तो हम लोग इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे कि हम लोग को पता है कि ये क्या हो गया, दो चार बूंद कहां से आ गई। हम लोग को पता है कि रेट ऑफ, ध्यान से देखो एकदम पूरे होशावास में, ये अच्छा डेरिवेशन है। रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज डिफाइंड एज पावर। यही होता है कि नहीं? तो इसका मतलब पावर जो है वो क्या है? dW/dt। तो dW जो एनर्जी इसमें लग रही वो क्या हो रही? P/dt के बराबर जा रही। ठीक है। अगर हम लोग एक कंप्लीट साइकिल की बात करें कि फॉर वन कंप्लीट साइकिल, तो वन कंप्लीट साइकिल के लिए dW इक्वल्स टू क्या होगा? P/dt। लिमिट कहां से कहां तक? जीरो से लेके, कंप्लीट साइकिल जीरो से टी तक चलती है ना भाई, इतना तो हम लोग को पता ही है। अब देखो आगे, dW क्या बन गया? dW क्या बन गया अपना? W बन गया। ठीक। P, P क्या होता? P होता है अपना V इंटू आई। और हम लोग इसको हर जगह E लिख रहे हैं, तो हम लोग इसको लिखा E इंटू आई। और साथ में क्या लगा? dt। और जीरो से लेके क्या दिया इसको? t तक। देखते रहो। अब जो E हो बगल में लिख देना, सिंस P इक्वल्स टू ई आई। मान लो भूल जाओ, कक्षा 10 से चिल्ला चिल्ला के मास्टर पढ़ा रहा था, 12 में तो पढ़ाया नहीं था ना। कहने 12 के मास्टर से पढ़े कहाँ, कुछ सब हवा में है। E इक्वल्स टू क्या है? ई नॉट साइन ओमेगा टी। ध्यान से देखते रहो। और हमने आई को ऐसा कंसीडर किया कि वो वोल्टेज से किसी पर्टिकुलर एंगल पे है, तो हमने उसको ले लिया आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। साथ में क्या लगा दिया? डी टी। यहां तुम प्लस फाइव की जगह माइनस फाइव भी ले सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। तो हमने कहा कि यार ई नॉट और आई नॉट तो कांस्टेंट, इनको बाहर ही कर लेते हैं। जीरो से टी, क्या बचा अंदर? साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। साथ में कौन बचा? मामला क्लियर है एकदम। अब क्या यहां पे दिख रहा है? साइन ए प्लस बी दिखा, साइन ए प्लस बी दिखा। साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। उठा के पुट करेंगे वैल्यू और लेके आए इधर, क्या बना? ई नॉट आई नॉट। ठीक है। और जीरो से लेके कहां तक? टी तक। ये कौन था? साइन ओमेगा टी। ये क्या होना आएगा? साइन ओमेगा टी प्लस फाइव था, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। बताओ आएगा कि नहीं आएगा? तो ई नॉट आई नॉट, जीरो से टी तक। चलो, इसका मल्टीप्लाई कराया, क्या बना? साइन स्क्वायर ओमेगा टी। साथ में कौन है? कॉस फाइव है। फिर प्लस
इसका मल्टीप्लाई उसमें कराया तो साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई। इतना आ रही कहानी। साथ में कौन बैठा, डी टी। ठीक है, तो ई नॉट आई नॉट यहां पे चलता जा रहा कहानी की तरह। अब अगर इसको हम लोग दो अलग अलग इंटीग्रल में तोड़ दें, ध्यान से देखो, ध्यान से, हमने कहा कि ये ओमेगा टी है और ये फाई है। यहाँ तो टी है नहीं, माने ये कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दिया, कॉस फाई और 0 से टी तक क्या है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साथ में कौन आ गया, डी टी, प्लस साइन फाई कांस्टेंट है और अंदर क्या बचा, साइन ओमेगा। देखो अगर यहीं पे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता, साइन 2 थीटा, तो क्या बनेगा, साइन 2 ओमेगा टी डी टी, और ये वाला 2 और लिमिट 0 से, बताओ कोई दुख दर्द कष्ट नहीं है, सब मस्त है एकदम। ठीक है, अब हम लोग को करना है इसको इंटीग्रेट। ठीक, तो इसको क्या किया जाए, इसको इंटीग्रेशन की जो इसकी वैल्यू हमारी आने वाली है, इसके लिए अगर हम लोग चलेंगे तो ये कितना आएगा, इस पर हम लोग को फोकस करना है। ठीक है, अब यहाँ पे दो इंटीग्रल्स हम लोग थोड़ा याद रखेंगे, इसको नोट में, नोट में नोट लो इसको, कि अगर 0 से टी फुल कंप्लीट साइकिल हो तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी जो होता है वो t/2 होता। ठीक, एंड जो 0 से टी तक साइन 2 ओमेगा टी डी टी होता है ये 0 होता। अगर तुम्हें मन है तो सॉल्व करके निकाल भी सकते हो, नहीं है तो कोई बात नहीं। इसको हम लोगों ने जब आरएमएस वैल्यू निकाल रहे थे, मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, वहां पे इसको सॉल्व करके t/2 वैल्यू फाइंड आउट करी थी ऑलरेडी। तो हम लोग अब डायरेक्ट पुट कर देते हैं वैल्यू उठा के। तो ये वाला पूरा इंटीग्रल देखो क्या होने वाला है, 0, क्योंकि साइन 2 ओमेगा टी बैठा है यहाँ पे। अच्छा कॉस 2 ओमेगा टी होता ना तब भी 0 आता है। ठीक, तो ले आओ, ये क्या बनेगा, t/2, जो भी अपर लिमिट होती है यहाँ पे वही बनता है। तो हमने इसको लिखा कि क्या बना, ई नॉट आई नॉट, इधर क्या था कॉस फाई, और ये क्या बचा t/2, और बगल वाला टर्म क्या हो गया 0, तो उसको भूल जाओ, क्या बचा ई नॉट आई नॉट और कॉस फाई, टी को यहां लिख दिया डिवाइड बाय 2, ये कौन है बोलो, W, इस टी को नीचे ले आओ भाई साहब, W/T, ई नॉट आई नॉट बाई 2 कॉस, और W/T क्या होता, पावर, P एवरेज। ध्यान से देखो, इसको लिखा हमने ई नॉट अपॉन √2 आई नॉट अपॉन √2 कॉस फाई, 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हो, ऑब्वियस है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। और ये क्या होता है, ये होता है ERMS और IRMS इंटू कॉस फाई। ठीक है, क्लियर मामला। चलो अब देखो, इसमें एक टर्म आया एक्स्ट्रा कॉस फाई, इसमें एक टर्म आया क्या, कॉस फाई, जो कि क्या होता पावर फैक्टर। हेयर कॉस फाई को क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर। ठीक है, क्लियर मामला एकदम। ठीक है, पावर फैक्टर क्या होता, पावर फैक्टर होता है जो कॉस फाई होता है, ये होता है R/Z। कॉस फाई क्या होता है R/Z। तो अगर डिफरेंट डिफरेंट तुमसे सर्किट की बात करे कि तुमको उसने बोल दिया कि बताओ कि पावर फैक्टर निकालना है कई सर्किट्स का, तो कैसे करेंगे आप लोग कहानी। तो सबसे पहले रुक जाओ, उसकी जगह हम लोग पहले आते हैं इधर कि पी एवरेज, पी एवरेज बात आई फाई की, कॉस की वैल्यू किस पे 0 होती, 90 डिग्री पे। कौन कौन से ऐसे सर्किट है जहां पे ये फाई 90 डिग्री का होगा बताओ,
जल्दी बोलो। फाइव इक्वल्स टू 90 डिग्री, किसमें हो रहा? फाइव क्या है? फेज एंगल बिटवीन ई एंड आई। तो ये होता है एल के लिए, केवल एल के लिए, केवल सी के लिए, एल सी के लिए ना। तो इन सब में पी एवरेज कितना होगा? माने एवरेज पावर कंजम्पशन इन सर्किट्स में कितना है? तो क्या इन सर्किट में करंट नहीं फ्लो करेगी? करेगी। तो जिस समय एवरेज पावर जीरो होता है उस समय जो करंट फ्लो करती है उसको कौन सी करंट कहते हैं? वाटलेस करंट। ठीक है, द करंट फ्लोइंग, या ऐसे देखो कि when average power consumption in any AC circuit is कितना? जीरो हो, then the current flowing in the circuit is known as वाटलेस करंट। कौन सी करंट होती है? वाटलेस करंट, या इसी को और कहते हैं आइडल करंट। ठीक है, आइडियल नहीं, आइडल, आइडियल नहीं लिखा है ये। ठीक, क्लियर कट बात है। तो ये हो गया किसकी बात? पी एवरेज की कहानी, कि अगर पी एवरेज कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अगर एलसीआर सर्किट होता, एलसीआर सर्किट के लिए कॉस फाई क्या होगा बताओ? कॉस फाई क्या होता है? आर अपॉन जेड होता है। और ये क्या बन जाएगा? आर अपॉन जेड कितना होता? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल डिफरेंस एक्सी का। और अगर इफ एक्सएल इज इक्वल्स टू, तो कॉस फाई क्या हो जाएगा? आर बाई जेड कितना हो जाता? आर, तो आर से आर कट गया 1। और कॉस फाई की वैल्यू अगर 1 है तो, कॉस फाई की वैल्यू अगर 1 है तो कितने डिग्री का एंगल है? कॉस जीरो का। और देखो ये क्या बताता, अगर फेज एंगल जीरो आ रहा, देखो फाई यहां से भी जीरो आ रहा ना, फेज एंगल जीरो होता है तो एलसीआर किसकी तरह काम करता है? प्योरली रेजिस्टिव की तरह। अभी पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखी ये बात। ठीक, और और क्या? और कुछ नहीं, ये हो गया एलसीआर के लिए कॉस फाई की वैल्यू। ऐसी कॉस फाई चार्ज जिसके लिए तुम्हें निकालना हो, अगर मान लो किसी क्वेश्चन में कॉस फाई ही पूछ ले कि बताओ इसके लिए कॉस फाई कितना होगा, तो आर अपॉन जो भी तुम्हारा कंपोनेंट है उसकी वैल्यू पुट करो और आंसर निकाल के फेंक दो। अच्छा, तीन सर्किट्स के लिए याद रखेंगे कि एलसी और एलसी के लिए जो कॉस फाई होता है डायरेक्ट कितना? तो 90, माने ऑलरेडी वैल्यू कितनी है? जीरो। ठीक है, समझ गए बात? अगर, अच्छा एक बात बताओ, इधर देखो, नोट नोट देखो, नोट लो। इफ कॉस फाई कितना है? फाई की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री। माने तुम तो कह रहे हो कॉस फाई कितना होता? आर बाई जेड। और कॉस 90 वैल्यू कितनी होती है? जीरो। इसका मतलब ये क्या? मल्टीप्लाई में, तो आर कितना बचा? माने ऐसा सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस नहीं है, वही सब कौन होते? वही सब कौन से होंगे जिसमें पावर फैक्टर कितना हो रहा होगा? पावर फैक्टर कितना हो रहा होगा? जीरो। देखो एल में क्या आर है? नहीं। सी में क्या आर था? नहीं। एल सी में क्या आर था? नहीं। लेकिन एल सी आर में आर है, आर में खुद आर है, एल आर में आर है, सी आर में आर है। तो उन सब में कॉस फाई की वैल्यू कुछ ना कुछ मिलेगी। जिन सर्किट्स के लिए कॉस फाई क्या हो रहा होगा? जीरो। इसका मतलब वहां पे जो आर है, जो एक्चुअल रेजिस्टेंस ऑफर हो रही थी, वो क्या हो जाएगी? खत्म, खेल ही खत्म हो जाएगा उसका। केवल क्या बचा रहा होगा? इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। यहाँ पे इंडक्टिव कैपेसिटिव दोनों रिएक्टेंस, और वो भी अगर बराबर हो गई तो उसकी कहानी भी समाप्त हो जाएगी। ठीक, अगर रेजिस्टेंस, अच्छा एक बात बताओ, करंट जब वोल्टेज, करंट जब कहीं पहुंचती है तो करंट किस में घुसती है? किसी सर्किट में। उसके रेजिस्टेंस की वजह से एम्पलीट्यूड क्या हो जाते हैं? वीक पड़ते हैं। लेकिन अगर रेजिस्टेंस ही नहीं बचा, एक्सएल एक्सी के बराबर हो गया, रेजिस्टेंस क्या हो गया? जीरो, पोटेंशियल ड्रॉप हो ही नहीं रहा, तो अब करंट के एम्पलीट्यूड जो पोटेंशियल ड्रॉप की वजह से छोटे हो रहे थे वो क्या हो गए? बड़े बड़े। इसीलिए क्या बोलते हैं इसको? कंडीशन ऑफ रेजोनेंस।
समझ में आ रही बात? जब एक्सएल एक्ससी के बराबर होगा तो कंडीशन ऑफ रेजोनेंस कैसे हो रही है, ऐसे। कभी कोई पूछ ले मान लो वाई वाई लेते समय, तो उसको इस तरीके से एकदम विधिवत तरीके से बताओगे कि यहाँ पे रेजोनेंस का मतलब ये नहीं, जैसे कि हम लोग कहते हैं रेजोनेंस, देखो हम लोग कहते हैं कि अगर पुल पे सेना चल रही, सेना कैसे चलती है, एकदम पैर पटक पटक के एक साथ। तो जब सारे पैर एक साथ पटके जाएंगे तो हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए, और मैच अगर करेगा तो जो देखो पुल वाइब्रेट ऐसे करता है, हिलता रहता, तो उसकी जो वाइब्रेशन करने की फ्रीक्वेंसी है, अगर उससे इसकी फ्रीक्वेंसी मैच हुई तो ऑसिलेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएंगे, और उस वजह से हो सकता है कि पुल टूट जाए। तो इसीलिए सेना को पुल पार करते समय कह देता है भैया आराम से चलो, बड़ा भीड़ की तरह चलो, जैसे भीड़ चलती है, किसी का कदम आगे किसी का पीछे। तो वहां पे ऑसिलेशन का मतलब ये होता, मतलब रेजोनेंस में मतलब वहां भी वही है कि ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड क्या हो रहा होगा, बड़ा बड़ा। यहाँ भी जो ऑसिलेशन, हमें पता है कि एसी कैसे चलती है, ऐसे, तो अंदर से चल रही थी ऐसे बढ़िया किसी सर्किट में से, लेकिन अगर रेजिस्टेंस ही नहीं बचा तो कैसे चलने लगी, ऊंची ऊंची, एम्पलीट्यूड बढ़ गया। तो यही क्या है, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। ठीक, समझ के बात? जब भी रेजोनेंस की कंडीशन होगी, ईएल किसके बराबर होगा, ईसी के, माने कि ईएल और ईसी दोनों को मिला दिया जाए तो पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं हो रहा होगा। पोटेंशियल पूरा ड्रॉप किस पे होगा, रेजिस्टर पे। इसीलिए क्या बोल रहे हैं कि एलसीआर एक्ट्स एज प्योरली रेजिस्टिव सर्किट इन द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। ठीक, समझ के बात? क्लियर है मैडला? तो ये हो गई पी एवरेज की बात। अब मान लो कि तुमसे कोई भी छिटपुर्जा सवाल तुमको बना के दे देता और कहता कि ये निकालो पी एवरेज, तो नहीं निकाल पाओगे? बताओ, निकाल लोगे आराम से, एकदम विधिवत उसी तरीके से कॉस फाई की वैल्यू निकालोगे। जेड तुम्हें पता होगा किसी चीज का, बस वैल्यू पुट करो, तड़ से आंसर आ जाएगा, निकाल लोगे ही नहीं निकाल लोगे। मान लो कि एक क्वेश्चन हम तुम्हारे लिए बना दें कि एक एलआर सर्किट है, यहाँ पे एल दे दिया 5 हेनरी, इसको दे दिया हमने 10 ओम, और इस पे तुमने एसी सोर्स लगा दिया 200 वोल्ट का मान लेते हैं ना, तो ये ई आर एम एस दिया है। ठीक, अब ई आर एम एस दिया है तुम्हें, एल दिया है तुम्हें, ये दिया है फ्रीक्वेंसी ले लो कितनी है, 50 हर्ट्ज है। तो सबसे पहले क्या निकालोगे, एक्सेल। आई आर एम एस निकालने के लिए क्या चाहिए, आई आर एम एस निकालने चाहिए ई आर एम एस अपॉन में कौन चाहिए, जेड। जेड कितना होता बोलो, जेड इसका कितना होगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सेल का बोलो स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, होगा। एक्सेल, एक्सेल कैसे निकालोगे, ओमेगा एल से, तो क्या हो जाएगा ई आर एम एस अपॉन आर का स्क्वायर प्लस ओमेगा, ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ, 2 पाई एफ एल का स्क्वायर। और हमने तुम्हें पहले से बताया कि पाई का स्क्वायर कभी करोगे तो वैल्यू क्या पुट करोगे, 10। जिसने यहाँ पे गधापना किया कि 22/7 इंटू 22/7, तो बस करता रहेगा और समय समाप्त हो जाएगा, फिर कहेंगे वहां पेपर छूट गया, तो पेपर छूटे गई, हरकतें ऐसी कर रहे थे तुम। ठीक, तो यहाँ वैल्यू रखा, ये कौन आ रहा, आई आर एम एस। अब ऐसे ही क्या निकालोगे, कॉस फाई। कॉस फाई क्या होता है, आर बाई जेड, जेड पता है तुम्हें, ठीक है। अगर तुम्हें जेड पता है, आई आर एम एस पता है, तो पी एवरेज क्या होगा, पी एवरेज होगा, ध्यान से देखो, ई आर एम एस, ध्यान से देखते रहो, आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। चलो तुमने कहा कि ये तो ई आर एम एस था, बहुत अच्छी बात है। हमने कहा कि आई आर एम एस तो कौन है, ई आर एम एस, ई आर एम एस अपॉन जेड। एक काम करता है, अभी इसको जेड ही लिख देते हैं, और कॉस फाई क्या होता है, आर बाई जेड होता है। तो जेड इंटू जेड क्या हो गया, जेड का स्क्वायर बन गया। अगर जेड का स्क्वायर ये बन रहा है, तो हम लोग पहले से इसको सॉल्व करने के बजाय, अगर सॉल्व सबसे अंत में किया करो, हर चीज को सॉल्व क्या करो थोड़ा बाद में। अगर हम लोग इसको यहीं से उठा लें ऐसे कि इसके बाद नीचे ना पी एवरेज, ये कहानी उधर थी, ई आर एम एस का क्या हो गया बोलो, स्क्वायर हो गया। ये कौन है, आर है, नीचे कौन है, जेड का स्क्वायर, और जेड पे अंडर रूट लगा था, तो बस अब वही अंडर रूट हटा दोगे। अब पता चला कि एक बार वहां सॉल्व कर रहे, एक बार आई आर एम एस के लिए सॉल्व कर रहे, एक बार कॉस फाई के लिए फिर रख रहे गधे की तरह, तो ये नहीं करेंगे। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, कितना आ गया 230 का स्क्वायर, आर कितना दिया था 10, नीचे कौन है, जेड का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर माने आर का स्क्वायर, आर कितना था 10 का स्क्वायर माने 100 प्लस एक्सएल माने 2 पाई एफ एल का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर 10, एफ 50 था 2500 हो गया, एल कितना था 5, 5 का स्क्वायर 25। बताओ, अब आसान है सॉल्व करना, बस सॉल्व करोगे पट्टे से आंसर आएगा पी एवरेज
पी एवरेज आया तो यूनिट क्या होगा, वाट ना, बस आंसर निकाल फेंक दोगे। कुछ भी क्वेश्चन बना दे सी आर का, एल सी आर का, बस तुम ये पहचानना कि कहीं रेजोनेंस तो नहीं दिया। अगर रेजोनेंस दिया होगा, अगर रेजोनेंस दिया होता तो सीधे कॉस फाई क्या बन जाएगा, 1, तो सीधे ई आर एम एस आई आर एम एस की बात बचेगी। समझ गए बात। अरे यार वैसे भी तुम्हें पता था कि P बराबर क्या होता है, कक्षा 10 से क्या पढ़ाएगा चिल्ला चला के, P बराबर V इंटू आई, ये किसके लिए होता है, केवल रजिस्टर के लिए होता है। लेकिन ये जो ससुरे एल सर्किट सी और आर आ रहा है, इसीलिए कॉस फाई बैठा बगल में, उसी को मैनेज करने के लिए। ये तो वी आर एम एस आई आर एम एस पहले से है, बस वो अलग बात थी कि तुम्हें उस समय पता नहीं था कि वी आर एम एस आई आर एम एस होते। अब पता चल गया, बड़े होगा तुम लोग। ठीक, तो ये हो गई बात किसकी, हम लोगों की एवरेज पावर कंजम्पशन की। अब कोई भी क्वेश्चन इस पे आएगा और आराम से उसको सॉल्व कर लिया जाएगा। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, अलग अलग बुक, जिसके पास जो बुक हो उससे विधिवत बैठ के आराम से क्या करो, इसको सॉल्व करो। सैंपल पेपर से आप क्वेश्चन लगाना कर दो शुरू। ठीक, तो ये हो गई इसकी कहानी खत्म। अब हम लोग के पास एसी चैप्टर में केवल एक टॉपिक पड़ा बचा है अब, ट्रांसफॉर्मर। उसको हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक इसको विधिवत पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।